नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स व इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, आज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ 12th क्लास हिंदी मीडियम का थर्ड पार्ट, जहाँ हम लोग बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, मतलब आव्यूह के प्रकार के बारे में। तो पिछले क्लासेस में बच्चों हम लोगों ने देखा था कि आव्यूह को सामान्य रूप में किस तरह से दर्शाया जाता है, और साथ साथ हम लोगों ने बच्चों ये भी पढ़ा था कि आव्यूह के समान रूप से क्या क्या क्वेश्चंस या क्या क्या प्रश्न हमारे सामने बन सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चों हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, या इसको आप हिंदी में बोल सकते हो आव्यूहों के प्रकार के बारे में। मतलब आव्यूह का क्या क्या प्रकार होता है, किन किन प्रकार का आव्यूह होते हैं, इन चीज़ों के बारे में बच्चों आज हम लोग देखेंगे और जानेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों कि हमें किस किस प्रकार के आव्यूह के बारे में जानना है, किस किस प्रकार के आव्यूह के बारे में पढ़ना है। तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं और इन्हीं नामों के बारे में हम लोगों को देखना है, समझना है, बिकॉज यही हमारे क्या है बच्चों आव्यूहों के प्रकार है, या बोल सकते हो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। इनके अलावा कुछ और भी टाइप्स है जिनको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के व्यू अकॉर्डिंग पॉइंट, मतलब एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ एक आध दो चीज़ एक्स्ट्रा भी है जो आपको एनसीईआरटी से अलग मिलेगा। ठीक है, तो जो आपके काम का है, जो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा ज़रूरी चीज़ है, उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। कुछ चीज़ एक्स्ट्रा भी है यहाँ पे, इसीलिए क्योंकि इस चीज़ का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों, सबसे पहला नाम मैंने यहाँ क्या लिखा है, आव्यूहों के प्रकार में, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम लोगों ने सबसे पहला प्रकार क्या देखा बच्चों, तो हम लोगों ने सबसे पहला प्रकार देखा है हमारा क्या है, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति का मतलब क्या होता है बच्चों, पंक्ति का मतलब होता है रो, और आव्यूह का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स। इसीलिए इसका हिंदी में नाम अगर पंक्ति आव्यूह है तो इसका इंग्लिश में नाम क्या होगा बच्चों, रो मैट्रिक्स। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा जो दूसरा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, हमारा जो दूसरा आव्यूह का प्रकार है वो क्या है बच्चों, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ का मतलब क्या होता है, कॉलम, और आव्यूह का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स। इसीलिए स्तंभ आव्यूह के इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स। इंग्लिश वाला नाम भी याद करते चलना है, आपको ध्यान रखना है, दोनों चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन चीज़ों का मतलब मैंने आपको समझाया था कि इंग्लिश के चीज़ों का जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इन चीज़ों का इस्तेमाल आगे मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए उसका तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा है हमारा वर्ग आव्यूह। वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों, स्क्वायर, और आव्यूह का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स। तो वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसी तरह से चौथा जो हमारा प्रकार है, चौथा प्रकार क्या है बच्चों, तो हमारा चौथा प्रकार है विकर्ण आव्यूह। और विकर्ण का इंग्लिश मतलब होता है बच्चों डायगोनल, और आव्यूह का मतलब होता है मैट्रिक्स। दैट्स वाई हम बोलेंगे कि विकर्ण आव्यूह को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर पांचवा प्रकार का हम बात करें तो हमारा पांचवा प्रकार क्या है बाबू, तो हमारा पांचवा प्रकार है अदिश आव्यूह। तो आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा सदिश, अदिश, सदिश मतलब वेक्टर, अदिश मतलब स्केलर। तो आपको याद आ गया होगा अदिश मतलब क्या, स्केलर, और आव्यूह का मतलब क्या, मैट्रिक्स। तो अदिश आव्यूह का मतलब क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसी प्रकार से छठा हमारा प्रकार क्या है, तो छठा प्रकार है बच्चों हमारा तत्समक आव्यूह। तत्समक मतलब आइडेंटिटी और आव्यूह मतलब मैट्रिक्स। तो तत्समक आव्यूह भी एक आव्यूह का प्रकार है। ठीक है, इसी चीज़ को बच्चों कहीं कहीं बुक में आप देखोगे, इसका ये भी नाम आपको मिलेगा क्या, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। यूनिट मैट्रिक्स इंग्लिश में, या हिंदी में बोल सकते हो बच्चों क्या, इकाई। ठीक है, इकाई आव्यूह। ठीक है, इसको आप इकाई आव्यूह के नाम से भी पुकार सकते हो। ठीक है, या तो आप तत्समक आव्यूह के नाम से भी पुकार सकते हो। ठीक है, तत्समक आव्यूह के इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस यूनिट मैट्रिक्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई आव्यूह। ठीक है, तो उसी तरह से बच्चों हमारा जो सातवां प्रकार है, सातवां हमारा प्रकार क्या है, शून्य आव्यूह या तो रिक्त आव्यूह। दोनों एक ही चीज़ है, आइदर आप शून्य आव्यूह के नाम से बोले या आप रिक्त आव्यूह के नाम से बोले, दोनों एक ही चीज़ है। शून्य आव्यूह को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, और रिक्त आव्यूह को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग नल मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए आठवां जो प्रकार हमारा क्या है, आठवां प्रकार है बच्चों हमारा ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। मतलब ऊपरी मतलब अपर, त्रिभुजाकार मतलब बच्चों
ट्रायंगुलर और आव्यूह का मतलब मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह भी हमारा क्या है, एक आव्यूह का प्रकार है। और हमारा सबसे आखिरी टाइप क्या है बच्चों, तो हमारा आखिरी टाइप है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास 9, ठीक है, आव्यूह के प्रकार हैं। इन्हीं 9 आव्यूह के प्रकार के बारे में बच्चों आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि ये चीज़ क्या होता है। ठीक है, इन चीज़ के बारे में आज का लेक्चर हम लोग सीखेंगे। इन्हीं 9 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, इन्हीं 9 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, इन्हीं 9 आव्यूहों के प्रकार के बारे में आज पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। समझेंगे कि इन चीज़ों का मतलब अलग अलग क्या है। तो पहले आप क्या करिए बच्चों, पहले आप इन 9 का नाम लिख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग एक एक करके किनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आप पहले से फटाफट इन 9 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का नाम जल्दी से अपने नोटबुक में लिख लें। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आव्यूहों के प्रकार को। तो आव्यूहों के प्रकार में सबसे पहला हम लोगों जो नाम देखा था बच्चों, वो नाम हमारा क्या था, तो सबसे पहला नाम हमारा था बच्चों पंक्ति आव्यूह, मतलब इंग्लिश में इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, रो मैट्रिक्स। ठीक है, पंक्ति आव्यूह जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ते हैं, रो मैट्रिक्स। तो ये पंक्ति आव्यूह क्या होता है, वैसे सिंपल सा बात है बच्चों, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, जैसा नाम वैसा काम मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ पे बच्चों 2 चीज़ अभी आपको समझाने के लिए डेफिनेशन लिखा है। मैंने पहला चीज़ आपको समझाने के लिए लिखा है पंक्ति आव्यूह क्या है, और मैंने दूसरा लिखा है स्तंभ आव्यूह क्या है। इन दोनों को समझेंगे, दोनों कुछ एक ही जैसा है, बस नाम के हिसाब से काम चलेगा। मतलब नाम है इसका पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स, इसका काम क्या है ध्यान सुनिएगा। पंक्ति आव्यूह क्या होता है, तो एक ऐसा आव्यूह के बारे में बात किया गया है बच्चों जिसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब जिसमें केवल एक ही पंक्ति होगा। एक ऐसा आव्यूह आपके सामने दिखाई दे जिस आव्यूह में आपको सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति दिखाई दे, बाकी स्तंभ कितने भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन पंक्ति कितने होने चाहिए, तो पंक्ति सिर्फ और सिर्फ एक होने चाहिए। अगर किसी आव्यूह में आपको सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति दिखाई दे, कितने भी स्तंभ हो हमें उससे मतलब नहीं है, तो उस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। मतलब क्या है ध्यान से सुनिएगा एक एग्जाम्पल से। यहाँ क्या लिखा है मैंने बच्चों, एक ए नाम का आव्यूह मैंने बनाया है। जिस आव्यूह को आपको रचना पता है, आव्यूह कैसा दिखता है, तो देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये एक रेक्टेंगुलर एरे है, जो बोलो उसके अंतर्गत मैंने एक अवयव लिखा है बच्चों कितना, 1। तो अगर मैं बोलूँ कि ये एक आव्यूह है तो आप विश्वास करोगे ना कि ये एक आव्यूह है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था एक आव्यूह का पहचान क्या है कि उसका एक आपको दिखाई देगा एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, और उस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंतर्गत आपको अवयव दिखाई देंगे। और वो अवयव क्या हो सकते हैं, तो वो अवयव हो सकते थे कोई भी हमारा रियल नंबर मतलब बच्चों तो कोई भी वास्तविक संख्या, क्या हो सकता है, कोई भी सम्मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, और क्या हो सकता है, तो और हो सकता है किसी प्रकार का फलन मतलब फंक्शन। तो हम देख रहे हैं बच्चों इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमें 1 दिख रहा है, मतलब एक रियल नंबर है ना, एक नंबर है, तो ये एक आव्यूह कहलाया बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूँ कि पंक्ति आव्यूह का मतलब कहा गया था एक ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति हो, बाकी कितना भी स्तंभ हो उससे मतलब नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक आव्यूह है, और अगर इस आव्यूह में पंक्ति पता करना चाहता हूँ मुझे कितना है, तो सीधी सी बात है बच्चों इस आव्यूह का आप कोटि ज्ञात कर लो। जब आप कोटि ज्ञात कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा उस आव्यूह में कितना पंक्ति और कितना स्तंभ है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये हमारा एक ए नाम का मैट्रिक्स है, और इस ए नाम के मैट्रिक्स को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक पंक्ति है और एक क्या है बच्चों, स्तंभ है। मतलब पेन एक बार लेटा है और पेन एक बार खड़ा हुआ है, तो एक बार लेटा और एक बार खड़ा हुआ मतलब एक पंक्ति और एक स्तंभ। तो देख सकते हो इस ए नाम के आव्यूह का कोटि कितना है बच्चों, तो 1 क्रॉस 1। अब ध्यान से देखिए इसका कोटि 1 क्रॉस 1 है, तो पंक्ति आव्यूह क्या होता था, तो पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह होता था जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसे क्या बोलते थे, पंक्ति आव्यूह। तो आप देख सकते हो ये पहला वाला पंक्ति कहलाता है, दूसरा वाला स्तंभ, तो पंक्ति कितना है, 1 है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ये एक प्रकार का पंक्ति आव्यूह। ठीक है। उसी प्रकार से बच्चों बी को ध्यान से देखिए, बी क्या है हमारा, तो बी है हमारा एक आव्यूह, और इस आव्यूह को ध्यान से देखें इसका कोटि कितना होगा, तो ध्यान से देखिए ये हमारा पेन को कितना बार लिटाएं, सिर्फ एक बार, तो 1 लिख दिए, और पेन को कितना बार खड़ा करेंगे बच्चों, 2 बार, तो 1 क्रॉस 2 मतलब
ध्यान से देखिएगा बच्चों, पंक्ति कितना है, तो पंक्ति सिर्फ और सिर्फ एक है, इसीलिए इसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, किसका, पंक्ति अवयव का। ठीक है, स्तंभ देख लो बच्चों, कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, पंक्ति सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। सी नाम का मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है, जिस मैट्रिक्स में अगर आप ध्यान से देख सकते हैं पंक्ति कितना है बच्चों, तो पंक्ति अभी भी एक है, बट स्तंभ कितना है, 3 है। तो 1 क्रॉस 3 इसका कोटि लिखा हम लोगों ने, और हम लोगों ने देखा कि इसका पंक्ति कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसीलिए वो भी किसके एग्जाम्पल में लिखा है, तो उसको भी हम लोगों ने पंक्ति अवयव के एग्जाम्पल में लिखा है। तो बड़ा ही सरल सा चीज़ है, सिंपल सा चीज़ है, ध्यान रखिएगा। पंक्ति अवयव मतलब एक ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पंक्ति हो, उस ऑर्डर को, उस कोटि को अगर ध्यान से देखोगे अवयव का, उसमें एक ही पंक्ति दिखेगा, बाकी कितना भी स्तंभ रहे हमें उससे मतलब नहीं है। याद रखिएगा, उसे क्या बोलेंगे, पंक्ति अवयव। तो वो किस प्रकार का अवयव हुआ, तो वो एक पंक्ति अवयव हुआ। ठीक है, सेम उसी तरह से बच्चों अगर आप पंक्ति अवयव समझ चुके हैं तो स्तंभ अवयव क्या है, तो ध्यान से देखिए, बस इसका जस्ट कुछ थोड़ा सा चेंजेस आएगा इसमें। स्तंभ अवयव मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, तो जब पंक्ति अवयव का मतलब जिसमें एक पंक्ति होता था वो पंक्ति अवयव, तो स्तंभ अवयव क्या होगा बच्चों, तो आप जाहिर सी बात है आप समझ चुके होंगे, एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, मतलब जिसमें एक ही कॉलम हो, उस प्रकार के अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस प्रकार के अवयव को हम लोग स्तंभ अवयव के नाम से जानते हैं, मतलब कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, स्तंभ अवयव में जब सिर्फ और सिर्फ एक स्तंभ होगा तो पंक्ति कितने हो सकते हैं, कितना भी हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब अगर आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल को, मैंने एक ए नाम का मैट्रिक्स बनाया है जिसका एलिमेंट कौन है, जिसका अवयव है बच्चों 2। अगर इस 2 वाले अवयव वाले इस अवयव का अगर मैं आपसे कोटि पूछूं तो कोटि कितना है बच्चों, 1 क्रॉस 1। तो आप बताइए क्या ये एक स्तंभ अवयव है या नहीं। तो स्तंभ अवयव मतलब एक स्तंभ होना चाहिए, तो देखो ये स्तंभ अवयव। अब आप बोलोगे सर इस भी तो 1 क्रॉस 1 था, ये भी तो 1 क्रॉस 1 था, ये पंक्ति भी हो गया, ये स्तंभ भी हो गया। जी हाँ, अगर किसी अवयव में सिर्फ और सिर्फ एक अवयव दिखाई दे और उसका कोटि 1 क्रॉस 1 है तो वो एक प्रकार का पंक्ति अवयव भी हो सकता है और वो एक प्रकार का स्तंभ अवयव भी हो सकता है, क्योंकि डेफिनेशन कहता है अगर स्तंभ अवयव है तो एक ही स्तंभ होना चाहिए, अगर पंक्ति अवयव है तो एक ही पंक्ति होना चाहिए। मतलब ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों है, पंक्ति भी है और स्तंभ भी है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के तौर पे अगर आपसे पूछ ले, एग्जाम्पल में दे दिया, पूछे ये कौन सा अवयव है, स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव या दोनों, तो क्या डालोगे बच्चों, तो आप डालोगे स्तंभ अवयव और पंक्ति अवयव दोनों है ये। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, इन चीज़ों को ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए उसी तरह से बी नाम का मैट्रिक्स आप देख सकते हो। इस बी नाम के अवयव में अगर हम इसका कोटि पता करें बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, एक बार लेटा, 2 बार लेटा, 2 बार लेटा तो 2 पंक्ति, खड़ा कितना बार हुआ बच्चों, एक बार, तो 2 क्रॉस 1 इसका कोटि लिख दिया हम लोगों ने। और आप ध्यान से देख सकते हो इसके कोटि में ये 1 क्या है, तो ये है स्तंभ का संख्या, मतलब कितने स्तंभ है, 1 है, इसलिए ये क्या है, स्तंभ अवयव। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों सी नाम के अवयव को ध्यान से देखिएगा। ये सी नाम का अवयव में अगर हम पता करना चाहेंगे कि इसमें पंक्ति कितने हैं, तो ध्यान से देखिए, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 3 पंक्ति है तो 3 लिख दिया, और स्तंभ कितना, 1, तो 3 क्रॉस 1, तो इसका स्तंभ अगर हमें 1 दिखाई दे रहा है तो ये किस प्रकार का अवयव हुआ, तो ये एक प्रकार का स्तंभ अवयव हुआ। बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है बच्चों, नाम से आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो। पंक्ति अवयव जिसमें एक ही पंक्ति हो, स्तंभ अवयव जिसमें एक ही स्तंभ हो। ठीक है, तो उस अवयव को आप आसानी से एग्जाम्पल के तौर पे पहचान सकते हैं। तो देर की इस बात का बच्चों, जल्दी जल्दी इन चीज़ों को लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आते हैं अब हम अवयव के तीसरे प्रकार पे। अवयव का तीसरा प्रकार मैंने यहाँ क्या लिखा बच्चों, तो अवयव का तीसरा प्रकार मैंने यहाँ लिखा है वर्ग अवयव। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा चीज़ है, समझने लायक है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक है जो बार बार दिखता है एग्जाम में, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। पहली चीज़ को समझते हैं, वर्ग अवयव क्या है। वर्ग अवयव की इंग्लिश में हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ क्या लिखा है कि एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है। ठीक है,
एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम लोग वर्ग अवयव कहते हैं, या उसे हम लोग वर्ग अवयव के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके सामने कोई ऐसा अवयव दे दे और उस अवयव का अगर आप कोटि ज्ञात करते हो और कोटि ज्ञात करने के बाद आपको क्या नजर आया कि जितना पंक्ति था उतना ही क्या होना चाहिए, उतना ही स्तंभ होना चाहिए। अगर ऐसा चीज़ आपको कहीं नजर आ गया तो समझ लीजिएगा बच्चों वो क्या है, तो वो एक प्रकार का वर्ग अवयव है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए ध्यान से, यहाँ आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है, कुछ उदाहरण दिया है मैंने। क्या उदाहरण दिया है बच्चों, तो मैंने कुछ वर्ग अवयव का उदाहरण दिया है। तो क्या है, ध्यान से देखिएगा, मैंने ए नाम का एक मैट्रिक्स लिखा है जिसका एलिमेंट क्या है बच्चों 1। अगर मैं इसका बोलूँ कि कोटि पता करो तो ध्यान से देखिएगा, एक पंक्ति एक स्तंभ मतलब 1 क्रॉस 1 इस मैट्रिक्स का क्या है बच्चों, कोटि है। अगर इस मैट्रिक्स का कोटि 1 क्रॉस 1 है तो ध्यान से देखिए पंक्ति कितना है, एक है, स्तंभ कितना है, वो भी एक है। मतलब हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि इस अवयव का पंक्ति और स्तंभ दोनों का संख्या क्या है, बराबर है, इसीलिए ये एक प्रकार का क्या है, वर्ग अवयव। अब बोलोगे सर ये पंक्ति अवयव भी था, ये स्तंभ अवयव भी था और ये वर्ग अवयव भी होगा क्या? जी हाँ, ये पंक्ति अवयव का भी एग्जाम्पल है, ये स्तंभ अवयव का भी एग्जाम्पल है और ये एक वर्ग अवयव का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से बी नाम के अवयव को आप ध्यान से देखिएगा। इसके अवयव मैंने क्या लिखे हैं 1 2 -3 और 5। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों इस अवयव का कोटि कितना है तो ध्यान से देखिएगा, 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, मतलब 2 क्रॉस 2। तो ध्यान से देखें बच्चों, जितना पंक्ति था उतना ही क्या है, स्तंभ है, मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या है, बराबर है। रो बराबर क्या है, कॉलम है, इसीलिए ये भी एक प्रकार का क्या है, वर्ग अवयव। क्योंकि डेफिनेशन अगर ध्यान से देखा जाए तो डेफिनेशन कुछ यही लिखा गया है कि एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, उस प्रकार के अवयव को वर्ग अवयव कहा जाता है। ठीक है, और हमारा देख सकते हो बच्चों तीसरा जो एग्जाम्पल मैंने सी नाम का मैट्रिक्स बनाया है उसका एलिमेंट है 1 2 3 -3 4 5 8 -2 6 और 10। ठीक है, अगर इसका पंक्ति पूछा जाए बच्चों तो 1 2 3 पंक्ति स्तंभ, 1 2 3, तो 3 क्रॉस 3 इसका क्या हो गया, कोटि। और अगर 3 क्रॉस 3 इसका कोटि है तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर दिख रही है, इट मीन्स ये एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का बच्चों वर्ग अवयव होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। मैं नोट में एक चीज़ लिख रहा हूँ बच्चों कि आपको पता है कि किसी भी अवयव को अगर हम सामान्य रूप में दर्शाते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, तो मैंने A बराबर AIJ M क्रॉस N लिखा है। यदि A बराबर कैपिटल AIJ M क्रॉस N एक अवयव का सामान्य रूप है तो यह अवयव एक वर्ग अवयव कब कहलाएगा। ठीक है, मैंने क्या लिखा बच्चों, यदि A बराबर ब्रैकेट में रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर AIJ M क्रॉस N लिखा है। आपको पता है बच्चों ये अवयव का एक सामान्य रूप में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जहाँ मैंने बताया था कि AIJ क्या बताता है, अवयव के बारे में बताता है कि अवयव रो और कॉलम के हिसाब से किस जगह पर स्थित है। ठीक है, जहाँ ये M क्रॉस N क्या है, कोटि है, और ये A क्या है, अवयव का नाम है। अगर यह अवयव एक सामान्य रूप से दर्शाया गया है तो यह अवयव एक वर्ग अवयव कब कहलाएगा, तो बच्चों यह अवयव एक वर्ग अवयव तब कहलाएगा। ठीक है, यह वर्ग अवयव कब कहलाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है बच्चों, ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिया, जब m बराबर n हो, दूसरा जब m ग्रेटर देन n हो, तीसरा जब m लेस देन n हो, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप किसको टिक करोगे बच्चों, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप बोल सकते हो बिहार बोर्ड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। ठीक है,
तो ध्यान से देखिएगा, ये एक आव्यूह है और इस आव्यूह को एक वर्ग आव्यूह कब कहेंगे बच्चों? तो सीधी सी बात है, इस आव्यूह को एक वर्ग आव्यूह तभी कहेंगे जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर हो। तो ध्यान से देखिएगा, m बराबर n मतलब पंक्ति बराबर स्तंभ होगा, तभी ये आव्यूह एक वर्ग आव्यूह कहलाएगा। इसीलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक है, मतलब m बराबर n। ये कंडीशन नहीं है हमारा वर्ग आव्यूह का, ये भी कंडीशन नहीं है हमारा वर्ग आव्यूह का। हमारा सही कंडीशन क्या है? जब पंक्ति बराबर क्या हो? स्तंभ हो, तभी ये आव्यूह एक वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों, आपको एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन मैंने इसे नोट में इसलिए लिखाया है क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी बच्चों इस चीज़ को उठा लें, जल्दी से लिख लें और इसको इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिए, बिकॉज ये वर्ग आव्यूह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से जुड़ा हुआ भी बहुत सारा आव्यूह हम लोग पढ़ेंगे। तो आप बच्चे जल्दी से इन चीज़ों को लिख लीजिए। चलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, वर्ग आव्यूह के बारे में हम लोगों ने तो जान लिया कि वर्ग आव्यूह किसे बोलते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने पहला चीज़ देखा था, नोट का पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि किसी भी एक सामान्य आव्यूह को वर्ग आव्यूह कब कह सकते हैं। ये बच्चों नोट का दूसरा पॉइंट, ये जो मैं भी करवा रहा हूँ बच्चों, वो क्या है? जो भी नोट हम लोगों ने देखा था उसी नोट का ये क्या है? दूसरा पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या लिखा है, मैंने आपके समक्ष एक आव्यूह दर्शाया है। ठीक है, और इस आव्यूह को आप ध्यान से देखिएगा, इस आव्यूह के अंतर्गत अवयव आपको दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 4 -5 6 -7 8 और 0। और इस चीज़ का कोटि क्या है बच्चों? तो इस चीज़ का कोटि दिखाई दे रहा है आपको 3 × 3, मतलब ये एक प्रकार का क्या है? वर्ग आव्यूह। तो बच्चों ये अगर एक वर्ग आव्यूह है तो एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि अगर इस चीज़ को हम बताना चाहेंगे कि इसी चीज़ का अगर अवयव का पोजीशन देखोगे, अवयव का स्थान देखोगे, तो इसके अनुसार अगर हमारा सामान्य रूप में अगर हमारा वर्ग आव्यूह बनेगा तो सामान्य रूप में इसी का वर्ग आव्यूह कैसा दिखेगा? तो ध्यान से देखिएगा, इस 1 का स्थान क्या है बच्चों? तो इस 1 का स्थान है A11, फिर 2 का A12, 3 का A13, 4 का बच्चों A21, -5 का A22 और 6 का बच्चों A23। उसी प्रकार से -7 का क्या है बच्चों? A31, 8 का A32 और इसका बच्चों A33। ठीक है, और इसका कोटि कितना है बच्चों? 3 × 3। तो इसी चीज़ को मैंने एक सामान्य रूप में दर्शाया है, बस इसी चीज़ को दर्शाया है, मतलब इसके हर एक अवयव को AIJ के रूप में मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। वो चीज़ क्या है? ध्यान से देखिएगा, ये बच्चों अगर एक वर्ग आव्यूह है तो याद रखिएगा, वर्ग आव्यूह में किसमें? वर्ग आव्यूह में बच्चों एक विकर्ण पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? विकर्ण पाया जाता है। तो वर्ग आव्यूह में विकर्ण किसे बोलते हैं? ध्यान से देखिएगा, अगर बच्चों ये वर्ग आव्यूह है तो इस वर्ग आव्यूह में आपको एक विकर्ण दिखाई देगा। ठीक है, और वो विकर्ण किसको बोलते हैं? ध्यान से देखिएगा, तो वर्ग आव्यूह में विकर्ण उसको बोलते हैं जो अपने अंदर AIJ वाले एलिमेंट्स तो रखे होंगे, लेकिन वैसे एलिमेंट्स जहाँ हमेशा I बराबर क्या होगा? J रहा होगा। मतलब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपको ये सारे अवयव AIJ के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये I है, ये J है, 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 ये I है, ये J है। इसी प्रकार से सारे अवयव कहीं ना कहीं AIJ के रूप में लिखे गए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि विकर्ण, इस वर्ग आव्यूह का विकर्ण उसको बोलेंगे जो कहीं ना कहीं AIJ के रूप में अवयव को दिखा तो रहा होगा, लेकिन AIJ के रूप में उस अवयव को दर्शा रहा होगा जहां I बराबर क्या होगा? J होगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये IJ और ये IJ में I बराबर हमेशा क्या दिख रहा है? J दिख रहा है। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये पूरा चीज़, इस पूरे चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इस पूरे चीज़ को हम लोग बोलेंगे वर्ग आव्यूह का विकर्ण। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम लोग वर्ग आव्यूह का विकर्ण, या इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, वर्ग आव्यूह का विकर्ण, या इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि किसी वर्ग आव्यूह का विकर्ण किसको बोलेंगे बच्चों? तो वर्ग आव्यूह का विकर्ण उसको बोलेंगे
जो अपने अंदर i बराबर j वाले एलिमेंट पे पोजीशन, मतलब i बराबर j वाले पोजीशन पे जो अवयव स्थित होगा, है ना, वही हमारा कहीं ना कहीं विकर्ण कहलाएगा, हमारा किसका, वर्ग अवयव को। तो आप ध्यान से देख सकते हो बच्चों, इस A नाम के मैट्रिक्स का डायगोनल कौन है बच्चों, तो इस A नाम के मैट्रिक्स का डायगोनल कौन है, ये है। और डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, विकर्ण। इस विकर्ण के अंतर्गत मौजूद अवयव कौन है, तो इस विकर्ण के अंतर्गत मौजूद कौन है बच्चों, 1 - 5 और 0। तो ये हमारा वर्ग अवयव का क्या कहलाया बच्चों, डायगोनल कहलाया, मतलब विकर्ण कहलाया। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा है डायगोनल, ठीक है, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, या हिंदी में इसको मैंने क्या बताया था अभी जस्ट, वर्ग अवयव का विकर्ण। या इसी को बच्चों इंग्लिश में एक और नाम से बोलते हैं, इसको हम लोग लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग लीडिंग डायगोनल के नाम से भी जानते हैं। और या इसको इंग्लिश में हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, हिंदी में इसको हम लोग वर्ग अवयव का विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। या तो इंग्लिश में इसको हम लोग डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, या तो लीडिंग डायगोनल, या तो प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से भी जानते हैं। तो बाकी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वो चीज़ बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपल है, आसान है, आप दिमाग में सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप बच्चों सीधी सी बात है, तो इसको अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल बोलेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों, तो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 1, 5, -5 और 0। मतलब इस वर्ग अवयव में जो हमारा विकर्ण है, उस विकर्ण के अंतर्गत मौजूद अवयव कौन कौन है, तो इस विकर्ण के अंतर्गत मौजूद बच्चों अवयव 1 है, -5 है और 0 है। मतलब जो अवयव A1 1 पे, A2 2 पे और A3 3 पे दिखाई देगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, तो उसे हम लोग बोलेंगे उस विकर्ण में मौजूद अवयव, ठीक है। तो ये कुछ सेकेंड पॉइंट में मैंने नोट में लिखवाया है बच्चों, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्ग अवयव का विकर्ण है, ठीक है ना। ये विकर्ण नहीं है बच्चों, याद रखिएगा, ये विकर्ण नहीं है। विकर्ण कौन है, ये वाला, क्योंकि विकर्ण के बारे में मैंने बताया, वो एलिमेंट का पोजीशन हमारा विकर्ण में आएगा जिसमें i बराबर क्या होगा, j। आप इस सब में देख सकते हो i बराबर हमेशा j है, इधर वाले में i बराबर j नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए विकर्ण ये होगा वर्ग अवयव का। कोई दिक्कत, तो इस चीज़ को लिख लीजिए। फिर हम लोग आगे बात करेंगे अपने चौथे अवयव के प्रकार के बारे में, तो आप इस चीज़ को पहले जल्दी से लिख लें। तो चलिए बच्चों बात करते हैं अपने हम चौथे अवयव के प्रकार का। तो हमारा चौथा अवयव के प्रकार में चौथा प्रकार क्या है बच्चों, तो हमारा चौथा प्रकार है विकर्ण अवयव, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं विकर्ण के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं विकर्ण अवयव के बारे में बात कर रहा हूँ। पिछले मैट्रिक्स के टाइप में, मतलब पिछला जो हम लोगों ने तीसरा प्रकार देखा था, वहाँ हम लोगों ने बच्चों वर्ग अवयव का विकर्ण समझा था। वो विकर्ण अवयव नहीं था, वो विकर्ण था, ठीक है ना। तो वर्ग अवयव का विकर्ण अलग चीज़ है और विकर्ण अवयव अलग चीज़ है, याद रखिएगा। तो ये विकर्ण अवयव क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है मैंने बच्चों, ध्यान से देखना। एक वर्ग अवयव या वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण, मतलब जो वर्ग अवयव का जो डायगोनल होता है ना बच्चों, उसी को हम लोग मुख्य विकर्ण बताया था ना मैंने इंग्लिश में, उसको हम लोग डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, या एक और चीज़ मेन डायगोनल के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है। वर्ग अवयव का जो बच्चों डायगोनल होता था, विकर्ण होता था, उसको हम लोग लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते थे। और इसको हिंदी में बच्चों हम लोग बोलते थे अवयव का विकर्ण, या तो उसको अवयव का मुख्य विकर्ण बोल सकते हो, ठीक है ना। मेन मतलब मुख्य, ठीक है। याद रखिए बच्चों, यहाँ बात क्या कहा गया है, यहाँ बात बोला गया है यदि किसी वर्ग अवयव का, मतलब सीधी सी बात है, ये चीज़ तो कंफर्म हो गया कि विकर्ण अवयव अगर होना है तो वहाँ वर्ग अवयव होना ही चाहिए, ठीक है ना। मतलब वहाँ m बराबर n वाला कंडीशन होना ही चाहिए, तभी वो चीज़ एक विकर्ण अवयव बन सकता है, वरना वो एक विकर्ण अवयव नहीं बन सकता। मतलब सीधी सी बात है, एक वर्ग अवयव ही विकर्ण अवयव बन सकता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, विकर्ण अवयव क्या है, वह वर्ग अवयव, मतलब वैसा वर्ग अवयव जिसमें क्या बोला गया है बच्चों, मुख्य विकर्ण
के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। मतलब एक ऐसा आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ढूंढना है, एक ऐसा वर्ग अवयव आपको ढूंढना है जिस वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी सारे के सारे अवयव अगर शून्य हो जाएं तो उस प्रकार के अवयव को हम लोग विकर्ण अवयव के नाम से जानते हैं। मतलब एग्जाम्पल को देखिएगा, ये मैंने एक ए नाम का मैट्रिक्स लिया है जिसका अगर आप कोटि ध्यान से देखिएगा बच्चों तो 3 क्रॉस 3 है। मतलब इससे ये पता चला कि ये एक वर्ग अवयव है। ठीक है, अगर ये एक वर्ग अवयव है तो ये विकर्ण अवयव कब कहलाएगा? तो बच्चों ये वर्ग अवयव एक विकर्ण अवयव तब कहलाएगा जब इसके विकर्ण के अतिरिक्त, ध्यान से देखिएगा, इसका विकर्ण को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव क्या हैं? शून्य है। बोला गया है ना, इसके विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। तो उस प्रकार के अवयव को हम लोग विकर्ण अवयव के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हो बच्चों, ये एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे के सारे अवयव आपको 0 दिख रहे हैं। दैट्स वाई ये क्या है? एक प्रकार का एक विकर्ण अवयव का एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा चीज मैंने क्या लिखा है बच्चों कि विकर्ण अवयव को DIAG मतलब डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण, A11, A22, A33 से भी प्रदर्शित किया जाता है। मतलब अगर हमें डायगोनल मैट्रिक्स को एक और ढंग से दर्शाना है तो कैसे दर्शा सकते हैं बच्चों? देखिए ये एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। या तो एक प्रकार से ऐसे दर्शा सकते हैं कि ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, या इसी चीज़ को आप दर्शा सकते हो। कैसे बच्चों? इसको दर्शा सकते हो A बराबर DIAG, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा A11 पे कौन मौजूद है? 1, A22 पे कौन मौजूद है? 2, A33 पे कौन मौजूद है? 3। इस तरह से भी आप दर्शा सकते हो। इसका मतलब क्या है बच्चों? तो इस चीज़ का मतलब ध्यान से देखिएगा क्या है। इस चीज़ का मतलब है कि विकर्ण में 1, 2 और 3 होगा, बाकी सब क्या होगा? 0 होगा। इसका मीनिंग बच्चों ये है। ठीक है ना, तो इस तरह से भी हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं किसको? डायगोनल मैट्रिक्स को। ध्यान से देखिएगा, अगर यही डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? B बराबर DIAG और एलिमेंट कौन है? 2, -3। मतलब इसके अंतर्गत हम विकर्ण के अवयव को दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से भी डायगोनल मैट्रिक्स को दर्शा सकते हो और इस तरह से भी दर्शा सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। बस याद रखिएगा विकर्ण अवयव वैसा वर्ग अवयव है, वैसा वर्ग अवयव है, याद रखिएगा, जिसका मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सब चीज़, सारा का सारा अवयव आपको शून्य दिखाई देगा ही देगा। अगर शून्य नहीं है तो वो एक विकर्ण अवयव नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को बच्चों आप लिख लीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं अपने 5वें प्रकार के ऊपर। देखिए बच्चों, हमारा जो 5वां अवयव का प्रकार है वो क्या है? तो हमारा 5वां अवयव का प्रकार है अदिश अवयव। मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स या अदिश अवयव क्या होता है? ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या लिखा है मैंने? वह विकर्ण अवयव। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? वह विकर्ण अवयव। अगर मैंने ये विकर्ण अवयव का चर्चा किया है, इट मीन्स मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सारा का सारा अवयव क्या होगा? 0 होगा। ठीक, तो यहाँ क्लियरली बोल दिया है वह विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक समान हो उसे अदिश अवयव कहते हैं। मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि ये अदिश अवयव जो है वो जरूर एक प्रकार का वर्ग अवयव रहा होगा, और वो अगर वर्ग अवयव है तो जरूर वो एक प्रकार का विकर्ण अवयव रहा होगा, और अगर वो एक विकर्ण अवयव को हम एक अदिश अवयव कह रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब यही है बच्चों कि अदिश अवयव जब एक प्रकार का विकर्ण अवयव है तो लक्षण तो विकर्ण अवयव जैसा दिखता ही होगा, लेकिन कुछ चीज़ जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा वो क्या है? तो बोला गया है वह विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक समान हो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? तो उसे हम बोलेंगे एक अदिश अवयव। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, एग्जाम्पल में क्या लिख रहा हूँ। मैंने A बराबर लिखा बच्चों 2, 2, 0, 0। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर इसका अगर कोटि पूछूँ तो 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, मतलब ये एक वर्ग अवयव तो है। ठीक, उसी तरह से बच्चों अगर इसका विकर्ण को छोड़ करके देखा जाए तो सारा अवयव 0 है, मतलब एक विकर्ण अवयव भी है। लेकिन इस विकर्ण अवयव को हम स्पेशल तौर पे एक अदिश अवयव क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे इस मुख्य विकर्ण के
को छोड़ करके सारा जीरो तो है ही, लेकिन इस मुख्य विकर्ण के अवयव को ध्यान से देखिएगा बच्चों, इनके अवयव एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक जैसा दिखाई दे, ठीक है, तो समझ लेना बच्चों यही विकर्ण अवयव एक प्रकार का अदिश अवयव कहलाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो, मैंने यहाँ लिखा बच्चों b बराबर 3 3 3 0 0 0 0 0 0। अगर ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा मुख्य विकर्ण के अवयव को ध्यान से देखिएगा। मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक ही समान है, और ये एक वर्ग अवयव भी है और ये एक विकर्ण अवयव भी है। विकर्ण अवयव कैसे है? इस मुख्य विकर्ण को छोड़कर प्रत्येक अवयव 0 है, और यही विकर्ण अवयव एक अदिश अवयव क्यों कहलाया? बिकॉज इसके सारे मुख्य विकर्ण के अवयव एक ही समान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, इसी चीज़ को हम, इसी एग्जाम्पल को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं DIAG 2,2। इसका मीनिंग बच्चों यही है। ठीक है, इसी चीज़ को बच्चों हम ऐसा भी लिख सकते हैं DIAG 3,3,3। इसका मतलब क्या है बच्चों? सेम यही चीज़ है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा बच्चों कि अदिश अवयव क्या होता है। तो अदिश अवयव एक ऐसा अवयव है, एक ऐसा विकर्ण अवयव है जिसका मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक समान होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अदिश अवयव के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी में बच्चों थोड़ा सा कुछ चेंज करेंगे, वो बन जाएगा क्या? तो वो बन जाएगा हमारा तत्समक अवयव। तो पहले आप इस चीज़ को लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि तत्समक अवयव क्या है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस चीज़ को आप पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए हम फिलहाल मैं डायरेक्ट यहीं पे बात कर लेता हूँ। छठा हमारा क्या है बच्चों? तो छठा हमारा है तत्समक। ठीक है ना, तत्समक अवयव मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई अवयव, मतलब इंग्लिश में यूनिट मैट्रिक्स के नाम से बच्चों जानते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको हम लोग तत्समक अवयव या तो इकाई अवयव के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तो यूनिट मैट्रिक्स के नाम से पुकारते हैं। तो ये तत्समक अवयव या इकाई अवयव क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसका मैं डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज करूंगा। क्या? वह विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव, ठीक है ना, मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव 1 दिखाई दे, ठीक है ना, उसे तत्समक अवयव कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स या इकाई अवयव क्या होता है? तो ये भी बच्चों सेम उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा विकर्ण अवयव, ठीक है, मतलब विकर्ण अवयव मतलब डायगोनल एलिमेंट, मतलब मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सारे अवयव 0 होंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे खास क्या बात बोला गया बच्चों? यहाँ खास बात ये बोला गया है कि यहाँ पे जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं ना, उसको फिक्स कर दिया गया, वो 1 ही होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, वो क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। तो उस प्रकार के अवयव को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस प्रकार के अवयव को हम लोग तत्समक अवयव के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? ये ध्यान से देखिएगा, ये बोल सकते हो ये हमारा क्या है बच्चों? तत्समक अवयव का एग्जाम्पल है। ये भी हमारा क्या है बच्चों? एक तत्समक अवयव का एग्जाम्पल। एक चीज़ और बच्चों ध्यान से सुनिएगा, तत्समक अवयव को जनरली हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए हम लोग फिक्स कर देते हैं एक चीज़, क्या? आई, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों कि अवयव को आप ए से लेकर के जेड तक कोई भी नाम दे सकते हो, बट स्पेशली तत्समक अवयव को कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। लेकिन यहाँ आई के साथ एक चीज़ और कभी कभी लगा हुआ दिखाई देगा, क्या? इसका ऑर्डर कोटि कितना है बच्चों? 2 क्रॉस 2। तो याद रखिएगा इसको I2 से डिनोट कर देगा। अगर कहीं सिर्फ लिख दिया I2 तो इसका मतलब समझ जाइएगा बच्चों, I2 का मतलब I मतलब तत्समक अवयव जिसका कोटि कितना है? 2 क्रॉस 2। मतलब समझ जाइएगा आप कि हमें मुख्य विकर्ण के रूप में 1 1 बैठा देना है और उसके अतिरिक्त सारा चीज़ क्या कर देना है? 0। मतलब इस टाइप का अवयव हमारा कहलाएगा I2, मतलब 2 कोटि वाला, है ना, 2 क्रॉस 2 कोटि वाला तत्समक अवयव है ये। ठीक,
उसी प्रकार से आप देख सकते हो इसका कोटि कितना है, 3 क्रॉस 3 है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, I3। I3 मतलब एक तत्समक आव्यूह जिसका कोटि क्या होगा, 3 क्रॉस 3, मतलब 1 1 1 डायगोनल में, मतलब मुख्य विकर्ण में 1 1 1 दिखाई देगा 3 बार, और उसके अतिरिक्त सारा चीज़ क्या होगा, 0 होगा। तो आप समझ जाइएगा ये तत्समक आव्यूह तो है लेकिन 3 क्रॉस 3 कोटि वाला है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा बच्चों कि तत्समक आव्यूह क्या है। सिंपल सा चीज़ है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स समझे, उससे डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आया, डायगोनल मैट्रिक्स से हमें बच्चों अदिश आव्यूह समझ में आया, अदिश से क्या समझ में आया बच्चों हम लोग को, तत्समक आव्यूह समझ में आया। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि पैटर्न क्या है, अगर वर्ग आव्यूह आपने समझा तो यहाँ m बराबर क्या था, n था, वर्ग आव्यूह में m बराबर क्या था, n था। ठीक, अब यही वर्ग आव्यूह क्या बन गया बच्चों, इसमें थोड़ा सा चेंज किए तो ये बन गया विकर्ण आव्यूह। ठीक है ना, ये क्या बन गया, विकर्ण आव्यूह, जहाँ जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना, उसका अतिरिक्त सारा का सारा आव्यूह क्या होता है, 0 होता है। अब यही विकर्ण आव्यूह को थोड़ा सा चेंज किए क्या, तो वो क्या बन गया बच्चों, वो बन गया हमारा अदिश आव्यूह। इसमें क्या खास बात था, इसमें खास बात ये था बच्चों कि अदिश आव्यूह में मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक ही जैसा होता है। ठीक है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि 1 1 1 2 2 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा एक ही ऐसा होगा। लेकिन यही अदिश आव्यूह में थोड़ा सा और देखा गया बदलाव करके क्या, कि अगर उसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव फिक्स कर दिया जाए 1, तो यही अब नया नाम दे देगा, इसका क्या पड़ जाएगा, तत्समक आव्यूह। तो याद रख सकते हो ये पैटर्न, ये नोट में आप चाहे तो लिख सकते हैं इस पैटर्न को, कि वर्ग आव्यूह में थोड़ा सा चेंज किए तो विकर्ण आव्यूह बन गया, विकर्ण आव्यूह में थोड़ा सा चेंज किए तो अदिश आव्यूह बन गया, अदिश आव्यूह में थोड़ा सा चेंज किए तो तत्समक आव्यूह बन गया। तो क्या बच्चों हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक तत्समक आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होगा? जी हाँ, प्रत्येक तत्समक आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होगा ना जी, जी हाँ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्रत्येक तत्समक आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा, प्रत्येक अदिश आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह होगा। ठीक है, प्रत्येक विकर्ण आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह होगा। याद रखिएगा अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमेशा बोलिएगा हाँ, मतलब प्रत्येक तत्समक आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा? जी हाँ। प्रत्येक अदिश आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा? जी हाँ। प्रत्येक विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा? जी हाँ। चलिए उसी तरह से ऐसा ही पूछ सकते हैं, प्रत्येक तत्समक आव्यूह क्या एक अदिश आव्यूह होगा? जी हाँ होगा। अरे जितना भी तत्समक आव्यूह है ये एक अदिश आव्यूह नहीं है क्या? हाँ है। अदिश आव्यूह का मतलब क्या था, मुख्य विकर्ण के सारे अवयव एक ही जैसे होंगे और बाकी सब जीरो, तो देखो एक जैसा तो है ही, तो हम बोल सकते हैं ना कि तत्समक आव्यूह एक अदिश आव्यूह हो सकता है। ठीक है, प्रत्येक तत्समक आव्यूह विकर्ण आव्यूह होगा क्या? जी हाँ, ये एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह है तो ये होगा। तो मैंने क्या बताया, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाएगा, प्रत्येक तत्समक आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा? हाँ। प्रत्येक तत्समक आव्यूह विकर्ण आव्यूह होगा? तो हाँ। प्रत्येक तत्समक आव्यूह अदिश आव्यूह होगा? तो हाँ। ठीक है, प्रत्येक अदिश आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा? हाँ। प्रत्येक अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होगा क्या? हाँ। तो जब भी क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछेगा इस सीरीज के अनुसार तो हमेशा हाँ बोलिएगा, और अगर क्वेश्चन कभी ऐसे पूछेगा तो हमेशा ना बोलिएगा। मतलब वर्ग आव्यूह, सारा वर्ग आव्यूह तत्समक आव्यूह होगा क्या? जी नहीं। सारा वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह होगा क्या? जी नहीं। तो अगर क्वेश्चन का फ्लो ऐसे रहेगा तो ना बोलिएगा, क्वेश्चन का फ्लो ऐसे रहेगा तो हाँ बोलिएगा। तो इस चीज़ को आप नोट में लिख सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ भी लेता है। ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा इस चीज़ को कि क्या प्रत्येक वर्ग आव्यूह एक तत्समक आव्यूह होगा? तो देखिए ऐसे आए ना तो बोलिएगा ना। ठीक है, प्रत्येक तत्समक आव्यूह विकर्ण आव्यूह होगा क्या? तो आप बोलिएगा हाँ। ऐसे जाओगे तो हाँ और ऐसे आओगे तो ना। याद रखिएगा इस चार्ट को, इससे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आसानी से आंसर दे सकते हो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आप बच्चों छठा प्रकार तक लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने 7वें, 8वें और 9वें प्रकार तक। चलिए बच्चों 7वें प्रकार के आव्यूह के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा 7वां प्रकार क्या है बच्चों? शून्य आव्यूह, या इसी को बोलते हैं क्या बच्चों? जीरो मैट्रिक्स, या इसी को दूसरा नाम बोल सकते हो रिक्त आव्यूह। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा बच्चों शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह क्या होता है? तो एक ऐसा आव्यूह जिसका कोई भी कोटि उठा लो, जरूरी नहीं इसमें कोटि कुछ एक्स्ट्रा खास होना चाहिए, जी नहीं, किसी भी कोटि का आव्यूह अगर उसका सारा का सारा अवयव बच्चों शून्य दिखाई दे, ठीक है ना, कोई भी कोटि का अवयव हो
और उसका सारा का सारा अवयव क्या दिखाई दे बच्चों, शून्य दिखाई दे, तो उस प्रकार के अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य अवयव बोलते हैं। मतलब देख सकते हो ये एक आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए। ए बराबर हमारा एक अवयव है जिसका प्रत्येक अवयव दिख रहा होगा 0, बी बराबर एक अवयव है, इसका प्रत्येक अवयव आपको 0 दिख रहा होगा, सी बराबर एक अवयव है, इसका भी प्रत्येक अवयव 0 दिख रहा है और डी बराबर भी एक अवयव दिख रहा है जिसका सारा का सारा अवयव 0 दिख रहा है। अगर आप कोटि का बात करें, इसका कोटि है 2x2, इसका कोटि है बच्चों 1x2, इसका कोटि है 2x1 और इसका कोटि है बच्चों 3x3। आप देख सकते हैं सबका कोटि अलग अलग है, बट सारे के अवयव देख सकते हो सब का सब अवयव क्या है, 0 है। तो अगर कोई भी आपको अवयव ऐसा नजर आए जिसका प्रत्येक अवयव 0 है तो आप समझ लीजिएगा वो हमारा एक प्रकार का रिक्त अवयव है या बोल सकते हो शून्य अवयव है। इंग्लिश में इसको जीरो मैट्रिक्स या तो नल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे 7 प्रकार खत्म होते हैं। हमारा 8वां और 9वां प्रकार क्या है बच्चों, तो हमारा 8वां और 9वां प्रकार है अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो वो भी फटाफट देख लेते हैं, इन चीज़ों को आप पहले बना लीजिए। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम आखिरी पड़ाव पे इस लेक्चर का। हमारा जो आखिरी का 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हो या अवयव का प्रकार जो बचा हुआ उसको हम बात कर लेते हैं। उसी प्रकार से हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 8वां प्रकार क्या है बच्चों, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एक ऐसा वर्ग अवयव, ध्यान से देखिएगा, फिर बात किसका हो गया है, वर्ग अवयव का। ठीक है, तो बोला गया एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे का प्रत्येक अवयव शून्य हो। ठीक है, तो बोला गया एक ऐसा वर्ग अवयव का बात किया गया है जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे का प्रत्येक अवयव क्या दिखाई दे, शून्य दिखाई दे, तो उस प्रकार के अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रकार के अवयव को हम लोग ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। मतलब अगर आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो ये हमारा एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्ग अवयव है। ध्यान से देखिएगा ये 3x3 का क्या है बच्चों, एक वर्ग अवयव है। और ये क्या है बच्चों, मैंने जिसको डॉटेड लाइन से घेरा है, तो ये हमारा मुख्य विकर्ण है। और इस मुख्य विकर्ण के नीचे का अगर आप ध्यान से देखिएगा अवयव, तो ये तीनों नीचे का अवयव क्या है बच्चों, एक ट्रायंगुलर शेप में बोल सकते हो, देख सकते हो, त्रिभुजाकार आप में देख सकते हो, ये तीनों के तीनों अवयव क्या हैं, शून्य हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव में क्या होता है, नीचे के तीनों अवयव, किसके नीचे का, मुख्य विकर्ण के नीचे का सारा अवयव क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार के अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार इसका जस्ट उल्टा कौन है बच्चों, तो इसका जस्ट उल्टा हमारा क्या है इसका जस्ट उल्टा हम बोल सकते हैं हमारा 9वां टाइप, मतलब जो हमारा था निम्न त्रिभुजाकार अवयव। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते थे बच्चों, इसको हम लोग बोलते थे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों इस चीज़ को कैसे डिफाइन करोगे, तो ये भी बहुत सिंपल है बच्चों। जैसे इस चीज़ को आप डिफाइन किए बस उसी तरह से इसको भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे, तो एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर का प्रत्येक अवयव क्या होगा, शून्य होगा, तो उसे हम लोग निम्न त्रिभुजाकार अवयव के नाम से पुकारेंगे। मतलब सीधी सी बात है, निम्न त्रिभुजाकार अवयव लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, तो एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर का प्रत्येक अवयव, ठीक है, मुख्य विकर्ण के ऊपर का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए, चाहे शून्य हो, उसे निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। ठीक है,
मतलब सीधी सी बात है। एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए बच्चों, इसका एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ। अगर मैंने इसका एग्जाम्पल बी दिया है तो ध्यान से देखिएगा, मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है और इस मैट्रिक्स का एलिमेंट मैंने 1 - 2 और चलिए 3 - 2 और 5 रखा है। यहाँ मैंने 1 3 2 रखा है, 1 - 3 2, और ये है 0 0 और 0। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये एक 3 × 3 का मैट्रिक्स है। ये इसका मुख्य विकर्ण है, एक वर्ग आव्यूह का ये क्या है, मुख्य विकर्ण है। और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसके मुख्य विकर्ण के ऊपर का सारे अवयव को 0 दिखाई दे रहा होगा। तो अगर ऐसा कहीं दिखाई दे तो समझ लीजिएगा बच्चों ये क्या है हमारा, तो ये निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह है हमारा, मतलब हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। याद रखिएगा बच्चों, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह में क्या होता है, मुख्य वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे का सारा अवयव 0 होता है, और निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह में क्या होता है, इस विकर्ण के जस्ट ऊपर वाले जितने भी अवयव दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे 0 होंगे। अगर इस टाइप का कहीं दिखाई दे इसे हम ऊपरी त्रिभुजाकार और इसे हम निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह के नाम से जानते हैं। तो ये बच्चों हमारे कुल मिलाकर के 9 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थे, या बोल सकते आव्यूह के प्रकार थे, जिनको हमें जानना जरूरी था। और इन्हीं के बेसिस पे बहुत सारा कंसेप्ट आपका बनेगा, या बोल सकते हो इन्हीं मैट्रिसेस के ऊपर बहुत सारा चीज़ है जो आपको समझ में आएगा। यही टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ज़रिए हम लोग बहुत कुछ नए चीज़ों को सीखेंगे, देखेंगे। अगर बच्चों आपको आज का लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके फैमिली रिलेशन में हैं, उनको आप इस वीडियो को शेयर करें। जितना हो सके वीडियो को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, और ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो ये काम आप ज़रूर करिएगा, ताकि वो लोग तक मेरा लेक्चर पहुंच सके जो कहीं ना कहीं पढ़ाई में रुके हुए हैं या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ जरिया है आपके लिए, हमारे लिए, कि हम कहीं ना कहीं अपने थ्रू आपके तक ये वीडियोस को पहुंचा रहे हैं ताकि आप पढ़ाई कर सको। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये काम आप ज़रूर करना बच्चों, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बच्चों फिर अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।